हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से चैप्टर 5 पार्ट 4। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। आज हम करेंगे चैप्टर 5 उत्तरदायित्व और नियंत्रण, जिसमें हम करेंगे आज न्यायिक नियंत्रण, जुडिशियल कंट्रोल क्या है। प्रशासन पर न्यायालयों के नियंत्रण को न्यायिक नियंत्रण कहते हैं। किसे कहते हैं? जो प्रशासन पर न्यायालयों का जो नियंत्रण होता है उसे क्या कहते हैं? न्यायिक नियंत्रण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रशासनिक कार्यों को कानून की सीमाओं में रखने का अधिकार न्याय को है। जो प्रशासनिक कार्य हैं उसको कानून की सीमा में यानी उनकी दायरा में रखने के लिए किसके पास अधिकार है? तो न्यायालय के पास अधिकार है। इसका अर्थ यह भी है कि प्रशासकों के गलत कार्यों को कोई भी पीड़ित नागरिक न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार रखता है। कि अगर जो प्रशासक है वो गलत काम कर रहे हैं जिससे नागरिक पीड़ित हो रहे हैं तो उसको चुनौती कहाँ पे दे सकता है? वो जो पीड़ित नागरिक है वो न्यायालय में चुनौती दे सकता है। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों की वैधानिकता को सुनिश्चित करके नागरिकों के अधिकारों एवं उनकी स्वतंत्रताओं की रक्षा करना है। एल डी वाइट के शब्दों में विधायी देखरेख का उद्देश्य सिद्धांत कार्यकारी शाखा की नीति और खर्च को नियंत्रण करना है। प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण इन कार्यों की वैधानिकता को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है और इस प्रकार नागरिकों के संवैधानिक तथा अन्य अधिकारों के गैर कानूनी अतिक्रमण के विरुद्ध उनकी रक्षा करता है। ये कौन कह रहे हैं? तो एल डी वाइट कह रहे हैं। अब MP शर्मा क्या कहते हैं? भारत में लोक प्रशासन के प्रथम अध्यापक किसे कहा जाता है? तो MP शर्मा को कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि न्यायालयों का काम, जो न्यायालय है उनका काम नागरिकों की स्वतंत्रताओं और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। अतः उनके दृष्टिकोण से न्यायालयों द्वारा लागू नियंत्रण न्यायिक उपचार कहलाते हैं। वास्तविकता यह है कि न्यायालयों के समक्ष सरकारी जवाबदेही और सरकारी जातियों या सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध नागरिकों के लिए न्यायिक उपचार, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कि जो सरकारी कर्मचारी है वो ज़्यादा जाति कर रहा है किस पे? नागरिकों पे, या उनसे दुर्व्यवहार कर रहा है, तो इसके लिए क्या बनाया गया है? न्यायिक उपचार, जो उन्हें न्याय दिलाता है। आधार बेस क्या है? प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण कानून का शासन की अवधारणा से निकलता है, जो ब्रिटिश और भारतीय दोनों संविधानों की आधारभूत विशेषता है। ब्रिटिश संवैधानिक वकील A.V. डायसी अपनी विख्यात पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इस अवधारणा की शास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। कोई भी व्यक्ति दंडनीय नहीं है या किसी से भी कानूनी तौर पर जान या माल का नुकसान उठवाया नहीं जा सकता, सिवा इसके कि उसने देश के आम न्यायालयों के सम्मुख आम कानूनी ढंग से स्थापित कानून को साफ साफ तोड़ा हो। कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका पद या स्थिति कुछ भी हो, न्याय कानून के क्षेत्र के अधीन और सामान्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी है। चाहे वो बड़े पद पे हो, चाहे वो छोटे पद पे हो, सभी जो है कानून के दायरे में आते हैं और वो न्यायालय के जो भी अधिकार है उनके प्रति उत्तरदायी हैं। कानूनी औचित्य
के बिना किए गए प्रत्येक कार्य के लिए प्रधानमंत्री से लेकर एक सिपाही या कर संग्राहक उसी उत्तरदायित्व के अंतर्गत है जिसके कोई अन्य नागरिक। हमारे संविधान के सामान्य सिद्धांत उन न्यायिक निर्णयों की देन है जो न्यायालयों के सामने लाए गए किन्हीं वादों में गैर सरकारी लोगों के अधिकारों का निर्धारण करते हैं कि सभी जो है वो उस अधिकार के अधीन है। संक्षेप में कानून के शासन की 3 तत्व ये हैं, 3 तत्व बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है स्वैच्छिक सत्ता। स्वैच्छिक सत्ता की अनुपस्थिति क्या है? सबसे पहला स्वैच्छिक सत्ता की अनुपस्थिति, अर्थात किसी भी व्यक्ति को कानून तोड़ने के आरोप के बिना दंडित नहीं किया जा सकता। कि अगर कोई भी व्यक्ति है कानून तोड़ता या उसने कानून नहीं तोड़ा है तो उसको दंडित नहीं किया जाएगा। सेकंड है कानून के समक्ष समानता, यानी सामान्य न्यायालयों द्वारा लागू देश के सामान्य कानून के प्रति सभी नागरिक, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, ऊंचा हो नीचा हो, सरकारी अधिकारी हो या सामान्य जन हो, की समानता, समान अधीनता है। कि सभी क्या है? समान है। जो देश का कानून है उसमें सभी लोग समान हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो ऊंचा हो चाहे वो नीचा हो, यानी ऊंची जाति को हो चाहे वो नीची जाति को हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो अधिकारी हो या सामान्य हो, वो क्या है? सभी लोग समान हैं। थर्ड है व्यक्ति के अधिकारों की प्रमुखता। व्यक्ति के अधिकारों की प्रमुखता, ये 3 तत्व बताए गए हैं। अर्थात संविधान व्यक्ति के अधिकारों का स्रोत नहीं बल्कि यह व्यक्ति के उन अधिकारों का परिणाम है जिनको न्यायालयों द्वारा परिभाषित और लागू किया गया है। अतः ग्रेट ब्रिटेन में नागरिकों के अधिकार संविधान से नहीं बल्कि न्यायिक निर्णयों से प्रवाहित होते हैं। क्षेत्र विस्तार क्या है? प्रशासनिक कार्यों में न्यायपालिका निम्नलिखित परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकती है। किस में कर सकती है? सबसे पहला पॉइंट है अधिकार क्षेत्र का अभाव। क्या है पहला पॉइंट? अधिकार क्षेत्र का अभाव, जिसका मतलब है यानी कि प्रशासक जब अधिकार के बिना या उस अपने अधिकार क्षेत्र से परे या अपने अधिकार क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं के बाहर काम करता है, तकनीकी तौर पर इसे प्राधिकार की अति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्राधिकार की अति कहते हैं। सेकंड है कानून की त्रुटि, अर्थात प्रशासन जब कानून की गलत व्याख्या करता है और इस प्रकार नागरिक पर वे बाध्यताएं थोपता है जो कानून की विषय वस्तु द्वारा अपेक्षित नहीं है, तो इस तकनीकी तौर पर इसे प्राधिकार की भ्रांति कहते हैं। थर्ड है तथ्यों का पता लगाने में गलती, अर्थात प्रशासक जब तथ्यों की खोज करने में भूल करता है और गलत पूर्व धारणाओं के आधार पर काम करता है। फोर्थ पॉइंट है प्राधिकार का दुरुपयोग, यानी कि प्रशासक बदले की भावना से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए जब अपने प्राधिकार यानी शक्ति या विवेक का दुरुपयोग करता है, तकनीकी तौर पर इसे कुप्राधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुप्राधिकार कहा जाता है। फिफ्थ पॉइंट है प्रक्रिया की त्रुटि, अर्थात प्रशासक जब निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करता तो उसे क्या कहा जाता है? प्रक्रिया की त्रुटि। उपरोक्त प्रकार के मामलों से प्रभावित नागरिक प्रशासनिक कार्यों में न्यायपालिका के हस्तक्षेप की मांग करता है। इस कारण क्या करता है? जो नागरिक होते हैं वो न्यायपालिका की मांग करते हैं। पद्धतियाँ, मेथड क्या है इसके?
तो प्रशासन पर अपना नियंत्रण न्यायपालिका निम्नलिखित पद्धतियों से लागू करती है। सबसे पहला है न्यायिक पुनर्वलोकन। यह न्यायालयों का अधिकार है, वे प्रशासनिक कार्यों की वैधानिकता और संवैधानिकता पर पुनः विचार कर सकते हैं। ऐसी जांच के बाद अगर वे पाते हैं कि ये कार्य संविधान का उल्लंघन करते हैं तो न्यायालयों द्वारा उनको गैर कानूनी, असंवैधानिक और असामान्य घोषित किया जा सकता है। न्यायिक पुनः विचार का कार्यक्षेत्र ब्रिटेन की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं अधिक व्यापक है। संवैधानिक व वैधानिक सीमाओं यानी न्यायिक पुनर्विचार के कार्यक्षेत्र के मामले में के कारण भारत की स्थिति इन दोनों के बीच में है, यानी अमेरिका और ब्रिटेन के जो न्यायिक शक्तियाँ उनके बीच में भारत की शक्ति है, स्थितियाँ हैं। वैधानिक अपील। संसदीय विधान यानी कि कोई कानून या अधिनियम में ही यह प्रावधान हो सकता है कि विशेष प्रकार के प्रशासनिक कृत्य से पीड़ित नागरिक को न्यायालयों में अपील करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थितियों में वैधानिक अपील की जा सकती है। नेक्स्ट है सरकार के विरुद्ध दावे। राज्य की ऐसी स्थिति योग्यता का निर्धारण भारतीय संविधान की धारा 300 करती है। इसमें कहा गया है कि क्रमशः संसद तथा राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के प्रावधानों के अधीन केंद्र तथा राज्य सरकारों पर दावे किए जा सकते हैं। राज्य अनुबंध या संविधाओं के मामले में दावे किए जाने योग्य है। इसका अर्थ है कि अनुबंध के मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी उतनी ही है जितना कि अनुबंध के सामान्य कानून के अधीन किसी व्यक्ति की, परंतु क्षति के मामले में स्थिति भिन्न है। इसमें राज्य के राजकीय और अराजकीय कार्यों में अंतर किया जाता है। अपने कर्मचारियों के क्षति पहुंचाने वाले कार्यों के लिए सरकार पर केवल अराजकीय कार्यों के मामले में दावा किया जा सकता है। ब्रिटेन में राज्य अर्थात जो क्राउन है वहाँ का को अपने किसी भी कृत्य के लिए उत्तरदायी ठहराए जाने के संबंध में परंपरागत प्रतिरोधकता प्राप्त है। 1947 के क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट के द्वारा राज्य की उन्मुक्तता में कुछ कटौती की गई। वर्तमान में कुछ अपवादों के राज्य को उसके अधिकारों के गलत कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ अपवादों को छोड़कर क्षति संबंधी मामलों में राज्य पर दावा नहीं किया जा सकता। अन्य शब्दों में कहें तो राज्य, चाहे वह संघीय सरकार हो अथवा राज्य सरकार, कुछ मामलों के अलावा अपने कर्मचारियों के क्षतिकारक उत्तरदायी से मुक्त है। फ्रांस में भी ये प्रणाली क्या है, लागू है। ड्रोट एडमिटेड क्या है, लागू है। वहाँ राज्य अपने कर्मचारियों के सरकारी कामों की जिम्मेदारी लेता है। जो राज्य है वो क्या करता है, जो उनके कर्मचारी है उनकी जिम्मेदारी लेता है और नागरिकों द्वारा उठाए गए नुकसान की भरपाई करता है। पीड़ित नागरिक राज्य पर प्रशासनिक न्यायालयों से सीधे दावा कर सकते हैं, अपने क्षतिपूर्ण पा सकते हैं। विवरण के लिए प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत फ्रांस के बारे में हम देख सकते हैं। सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध दावे। भारत में अपने सरकारी कामों के लिए राष्ट्रपति तथा राज्यपाल वैधानिक उत्तरदायित्व से मुक्त है। ये दोनों क्या है, वैधानिक जो उत्तरदायित्व है उनसे मुक्त है। कौन मुक्त है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल। उनके कार्यकाल के दौरान उनके निजी कार्यों तक के मामले में उनको आपराधिक कार्यवाहियों से मुक्ति मिली हुई है कि वो चाहे
अपने कार्यकाल में निजी कार्य कर जो भी कर रहे हैं तो उन पे कोई आपराधिक मामला नहीं दर्ज हो सकता है। उनको ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है, ना ही जेल में बंद किया जा सकता है जब तक वो राष्ट्रपति पद या राज्यपाल पद पे नियुक्त हैं। परंतु निजी कृत्यों के मामले में कार्यकाल के दौरान 2 महीने का नोटिस देकर उनके विरुद्ध दीवानी में मुकदमा दायर किया जा सकता है। उस समय क्या किया जा सकता है कि अगर उनका कोई निजी कृत्य हो रखा है तो उन पे 2 महीने के लिए नोटिस देकर उनका जो दीवानी मुकदमा है उस पे उनके लिए मुकदमा दायर किया जा सकता है। इस प्रकार की मुक्ति मंत्रियों को प्राप्त नहीं है। जो अन्य मंत्री हैं वो इन सब मुक्तियों से प्राप्त नहीं है। अतः अपराधों तथा क्षतियों के लिए भी सामान्य न्यायालयों में आम नागरिकों की तरह उन पर दावा दायर किया जा सकता है। जो अन्य मंत्री है उन पे क्या किया जा सकता है कि अगर वो अपराध या किसी क्षति में शामिल होते हैं तो वो न्यायालय में उनके लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। किसके लिए? मंत्रियों के लिए। पर इस मामले में राष्ट्रपति और जो राज्यपाल है वो मुक्त हैं, उन पे न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। 1950 के न्यायिक अधिकारी सुरक्षा अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के संबंध में न्यायिक अधिकारी प्रत्येक जवाबदेही से मुक्त है, इसलिए उन पर दावा नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान की धारा 254 के द्वारा सरकारी अनुबंधों के लिए लोक सेवकों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अन्य मामलों में अधिकारियों का उत्तरदायित्व आम नागरिकों जैसा ही है। उनके द्वारा सरकारी हैसियत से किए गए कामों के लिए उन पर दीवानी कार्यवाही 2 महीने का नोटिस देकर की जा सकती है। जहां तक आपराधिक उत्तरदायित्व का संबंध है, उनके द्वारा सरकारी हैसियत से किए गए कार्यों के लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही सरकार से पुनः अनुमति लेकर की जा सकती है। वहीं ब्रिटेन में सम्राट और अमेरिका में राष्ट्रपति भी वैधानिक उत्तरदायित्व से मुक्त हैं। जो ब्रिटेन में सम्राट है, जो वहाँ के राजा हैं, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो भी क्या हैं, ये जो उत्तरदायित्व है उनसे क्या है, मुक्त हैं, आज़ाद हैं। ब्रिटेन में इस मुहावरे को कानूनी मान्यता प्राप्त है, राजा कुछ गलत नहीं कर सकता है। ब्रिटेन में क्या मुहावरा है कि राजा जो है वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता है, अतः किसी न्यायालय में उस पर दावा नहीं ठोका जा सकता। इसलिए जो भी न्यायालय है, चाहे वो ब्रिटेन का हो, अमेरिका का हो, चाहे वो भारत का हो, भारत के राष्ट्रपति और उपराज्यपाल, ब्रिटेन में हो गए सम्राट और अमेरिका के राष्ट्रपति, इन पे कोई भी वैधानिक जो मामले हैं वो नहीं चलाए जा सकते। नेक्स्ट है असाधारण उपचार। ये न्यायालयों द्वारा जारी 6 प्रकार का समादेश होते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर हाजिर करना। क्या होता है? सशरीर हाजिर करना। जिसने किसी को रोक रखा या बंदी बना रखा हो ताकि पहले वाला व्यक्ति दूसरे को न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत करे। क्या करे? उसको सशरीर प्रस्तुत करे। अगर नजरबंद को गैर कानूनी पाया जाता है तो न्यायालय उस पर बंदी व्यक्ति को रिहा कर देगा। यह समादेश मनमानी नजरबंदी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बचाव है। सेकंड है परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ है हमारा आदेश। परमादेश मतलब हमारा आदेश। ये आदेश न्यायालय द्वारा सरकारी अधिकारी को ऐसे सरकारी कार्यों को निभाने के लिए दिया जाता है जिनको निभाने में वो विफल रहा है।
उसके लिए क्या दिया जाता है, उस पर परमादेश। थर्ड पॉइंट है निषेध। इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। निषेध का मतलब क्या है, रोकना। यह उच्चतर न्यायालयों द्वारा निचले न्यायालयों को तब जारी किया जाता है जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाता है। यह केवल न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक अधिकारों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए नहीं। फोर्थ पॉइंट है उत्प्रेषण लेखन। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना। यह उच्चतर न्यायालयों द्वारा किसी निचले न्यायालय को उसके पास लंबित पड़े किसी वाद की कार्यवाही के अभिलेखों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, ताकि उसकी कार्यवाही की वैधानिकता का निर्धारण किया जा सके। ऐसे वाद को उसके अधिक परिपूर्ण एवं संतोषजनक ढंग से पूरा किया जा सके जितना निचले न्यायालय में किया जा सकता है, अतः जहाँ वे केवल निवारक हैं। यह निवारक और उपचारात्मक दोनों हैं। निषेध की तरह इससे भी केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं। फिफ्थ है अधिकार परीक्षा। क्या है, अधिकार परीक्षा। इसका शाब्दिक अर्थ है किसी अधिकार अथवा वारंट से न्यायालयों द्वारा इसे किसी व्यक्ति के सरकारी पदाधिकार के दावे की वैधानिकता को जानने के लिए जारी किया जाता है, अतः ये किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी पद के गैर कानूनी अभिधारण को रोकता है। सिक्स्थ है निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा यह न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति से कोई काम करने या किसी काम को करने से मना करने हेतु जारी की जाती है। यह दो प्रकार की होती है, अध्यादेशात्मक और दूसरा निरोधक। अध्यादेशात्मक निषेधाज्ञा परमादेश जैसी सी लगती है, पर यह भिन्न होती है। MP शर्मा के अनुसार परमादेश को किसी गैर सरकारी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है, जबकि निषेधाज्ञा मुख्यतः गैर सरकारी कानून है की प्रक्रिया के प्रशासनिक कानून में यदा कदा ही उपचार के रूप में प्रयुक्त होती है। परमादेश सामान्य कानून का उपचार है, जबकि निषेधाज्ञा समानता की मजबूत भुजा है। भारत में समादेश। इस संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर उल्लेखित किया जा सकता है। पहला पॉइंट है न्यायालय उपरोक्त सभी समादेश जारी कर सकते हैं, परंतु संविधान में केवल पहले 5 का उल्लेख है। संविधान में क्या है, पहले 5 का उल्लेख है। सेकंड पॉइंट है संविधान का अनुच्छेद 32 ने सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को लागू करने के लिए समादेश जारी करने का अधिकार दिया है। ये मूलभूत अधिकार संविधान द्वारा स्वीकृत है। थर्ड पॉइंट है संविधान की धारा 226 उच्च न्यायालयों को यह अधिकार देती है कि वे समादेशों को न केवल संविधान द्वारा आश्वासित नागरिकों के मूल अधिकारों को लागू करने बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी जारी कर सकते हैं। इस प्रकार समादेश जारी करने के संबंध में उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापक है। फोर्थ पॉइंट है न्यायालय समादेशों को न केवल व्यक्तियों के बल्कि भारत सरकार के विरुद्ध भी जारी कर सकते हैं। दूसरी ओर ब्रिटेन में न्यायालय समादेश केवल व्यक्तियों के विरुद्ध जारी कर सकते हैं, सरकार के विरुद्ध नहीं। भारत में समादेश विधायिका के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। जो भारत में समादेश है जो विधायिका है उसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। फिफ्थ पॉइंट है
अनुच्छेद 32 के अधीन संसद किसी अन्य न्यायालय को भी समादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है, किंतु अभी तक इस प्रकार कोई भी प्रावधान संसद द्वारा निर्मित नहीं किया गया है। यानी अभी तक ऐसा कोई प्रावधान लागू नहीं किया गया है या किसी पे नहीं चलाया गया है। सीमाएं क्या है, लिमिटेशन क्या है इसकी? तो निम्नलिखित कारक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की प्रभावशीलता को सीमित करते हैं। कौन कौन सीमित करते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है, न्यायपालिका प्रशासनिक कार्यों में स्वयं हस्तक्षेप नहीं कर सकती। न्यायालय तभी हस्तक्षेप करती है जब कोई पीड़ित नागरिक मामले को उनके सामने लाता है, अतः न्यायपालिका के पास अपनी ओर से कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। वो कब कार्यवाही कर सकता है? जब कोई व्यक्ति वहाँ पे मामला लेके जाएगा, जब कोई व्यक्ति न्यायालय में मामला लेके जाएगा तभी वो उस पर कार्यवाही कर सकता है, नहीं तो वो कोई कार्यवाही नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट है, न्यायालयों द्वारा लागू किए गए नियंत्रण अपनी प्रकृति में स्वपरीक्षण नियंत्रण होता है, अर्थात ये तभी हस्तक्षेप करते हैं जब प्रशासनिक कार्यों से नागरिक को नुकसान हो चुका हो। थर्ड पॉइंट है, प्रशासन के सारे कार्य न्यायिक नियंत्रण के अधीन नहीं है, क्योंकि संसद कुछ मामलों पर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर सकती है। जो संसद है वो क्या कर सकती है? जो कुछ न्याय होते हैं या कुछ मामले होते हैं उससे बाहर कर सकती है। फोर्थ पॉइंट है, स्वेव्यक्त अध्यादेश, अर्थात कुछ मामले न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से खुद बाहर कर देती है। कुछ विशुद्ध प्रशासनिक मामलों में न्यायालय अपनी ओर से हस्तक्षेप करने से इनकार कर देती है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो न्यायपालिका नहीं लेती है, उसमें हस्तक्षेप करने से वो इनकार करती है। फिफ्थ पॉइंट है, न्यायिक प्रक्रिया बहुत धीमी और बोझिल होने के साथ साथ महंगी भी है। जो न्यायिक प्रक्रिया है वो क्या है? बहुत धीमी है, जिसके कारण वो क्या है? महंगी है। सिक्स पॉइंट है, न्यायाधीश विधि विशेषज्ञ होते हैं, अतः वे प्रशासनिक खर्चों के अत्यंत तकनीकी प्रकृति को पूरे और समुचित तौर पर समझ नहीं पाते। 7 पॉइंट है, राज्य के कल्याणकारी रुझान के चलते प्रशासन का आकार, उसकी विविधता और तथा जटिलता बढ़ गई है, अतः न्यायालय प्रशासन के उस प्रत्येक कार्य की समीक्षा नहीं कर सकते जो नागरिक को प्रभावित करता है। तो आज के लिए वीडियो सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।